हेलो बच्चों, मैं शिवानी सिंह और मेरे चैनल पर फिर से क्लासरूम जैसी पढ़ाई में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 11th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जो भी मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊँ वो मेरे साथ आप भी नोट करते रहिए। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकालें और मेरे साथ लिखें। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, हमें इसमें पढ़ना है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता चुकी हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। क्या है ये, है क्या ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, क्लासिफाई करना, उसको उसी क्लास में रखना। जो भी हम कैरेक्टर्स किसी दो स्पीशीज के कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2, ठीक है। मान लीजिए ये रोज है पिंक कलर में और ये रोज है आपका रेड कलर में, ठीक है। हम इन दोनों की ना सिमिलैरिटीज को देखेंगे पहले, ठीक है। कितनी इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, किस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, किस तरीके के ये पौधे हैं। हम ऐसी सिमिलैरिटीज देखेंगे, कुछ कैरेक्टर्स इनके आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो बिल्कुल सेम है तो उनको फिर हम उस कैटेगरी में रख देंगे। मान लीजिए ये दोनों बेटा रोज हैं, रोज पिंक है, रोज रेड है, तो ये रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना बेटा। ये रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करेंगे क्योंकि जितने भी रोज हैं, पिंक हो चाहे ब्लैक हो चाहे रेड हो, चाहे आपके पास येलो कलर का रोज है चाहे आपके पास ऑरेंज कलर का रोज है, वो सभी रोजिएसी फैमिली में ही आएंगे क्योंकि उन सबके कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम हैं। क्योंकि इनका जो आप पौधा देखोगे ना वो बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है। बस उनके कलर में थोड़ा सा आप डिफरेंस देख सकते हैं, बाकी तो उनके कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है। इसलिए हम क्लासिफिकेशन का मतलब है बेटा कि हम उनको उनके गुणों के आधार पर, बायोलॉजिकल मतलब उनके गुणों के आधार पर, उनके एंसेस्टर्स पूर्वजों के आधार पर, ठीक है, हम उनको क्लासिफाई करते हैं। और उसके बाद उनके कैरेक्टर्स को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उन्हें हम पर्टिकुलर जो उनका ग्रुप है उसमें हम उनको रख देते हैं, ठीक है बेटा। ये तो था क्लासिफिकेशन का मतलब, ठीक है बेटा जी। तो क्लासिफिकेशन की एक बार आप डेफिनेशन लिख लें, ठीक है बेटा। क्लासिफिकेशन की एक बार डेफिनेशन लिख लें आप, उसके बाद में आपको इसके कुछ पॉइंट्स लिख लें। क्लासिफिकेशन, इट इज इट इज अ group of organism on the basis of on the basis of on the basis of similarities and dissimilarities। वही जो मैं आपको बता रही थी, similarities and dissimilarities, राइट बेटा जी। ये अब इसका ना कुछ क्लासिफिकेशन के ना पर्पस देख लो या वैल्यूज देख लो। पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन की हमें क्लासिफिकेशन से क्या क्या पता चलता है बेटा, कि क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो इसमें आ जाती है। तो लिखो, इट इज इजी टू आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक तो ये पॉइंट बनता है, इसका ये पर्पज है। दूसरा, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड कन्वीनियंट, ठीक है, इसकी हेल्प से स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड कन्वीनियंट, कन्वी सॉरी कन्वीनियंट की स्पेलिंग गलत लिख दी बेटा, कन्वीनियंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका, दे हेल्प टू एस्टेब्लिश द इवोल्यूशन, दे हेल्प
to establish the evolutionary मैं ऊपर लिख देती हूँ बेटा, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ लिख देती हूँ इसका पॉइंट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among the different organism। ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पहले मैंने बेटा यहाँ डेफिनेशन लिखी है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपकी डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है तो इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। मैंने अभी आपको बताया था कि हम स्पीशीज 1 लेते हैं, स्पीशीज 2 लेते हैं। ठीक है बेटा, फिर उसमें हम सबसे पहले सिमिलैरिटीज देखेंगे कि सेम कॉमन चीजें इनकी क्या है, उसके बाद कुछ डिसिमिलैरिटीज को हम देखेंगे कि इसमें वो चीज है और इसमें वो गुण नहीं है। ठीक है, तो दोनों में हम दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं क्लासिफिकेशन की हेल्प से। हर ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए हम उसके सबसे पहले कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को लेते हैं बेटा, फिर उसके अंदर जो अलग से हटके कैरेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो कुछ पर्पस या इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन की। पहला पॉइंट बनता है कि इट इज टू आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम क्लासिफिकेशन की हेल्प से सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले उसको पहचानते हैं बेटा कि वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दूसरा आता है आपका स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड कन्वीनियंट। बिल्कुल बेटा, क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम हमारी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने में जो मदद होती है बेटा, उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देखने की, तो वो बहुत इजी हो जाती है और कन्वीनियंट हो जाती है क्लासिफिकेशन की हेल्प से। थर्ड पॉइंट आता है कि दे हेल्प टू एस्टेब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि जब भी हम कोई ऑर्गेनिज्म की पहचान करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी ना एंसेस्टर को देखते हैं। ठीक है, किस पूर्वज से वो बिलोंग करता है, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, और आज वो धीरे धीरे आज हमारे पास मॉडिफाई रूप में वो किस तरीके से प्रेजेंट है। जैसे हमने अभी अपना होमोसेपियंस में आप देख सकते हो, हमारी जो फैमिली है वो होमोसेपियंस है। ठीक है बेटा, सॉरी, हमारी जो बोटेनिकल नेम है हमारा ह्यूमन बींग्स का वो होमोसेपियंस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने जो एंसेस्टर है, जब भी आप किसी इंडिविजुअल की पहचान करते हैं या उसको क्लासिफाई करते हो तो सबसे पहले आप उसके एंसेस्टर, जो हमारे पुराने एंसेस्टर थे, उसको देखेंगे। धीरे धीरे वो किस तरीके से चेंज होता चला गया अपने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है आप इसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे हमारे एनवायरमेंट में जो चेंज आया और हमारी बॉडी ने किस तरीके से अपने आप को चेंज किया एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्या क्या चीजें उसने अपने आप में किस तरीके से अडेप्ट कर लिया है बॉडी ने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो वो चीजें हमारे पास निकल कर आती हैं क्लासिफिकेशन की हेल्प से। हम उनके एंसेस्टर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जो हमारे पास प्रेजेंट में वो स्पीशीज होती है उस ऑर्गेनिजम्स को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्गेनिज्म बोल दो या स्पीशीज बोल दो, बात एक ही है। ठीक है बेटा जी, तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंस थी, ये मैंने आपको लिखवा दी है। अब हम देखते हैं कि किसने सबसे पहले क्या टर्म्स दी। ठीक है, तो वन बाय वन करके लिखते हैं, आप भी लिख लीजिए। तो सबसे पहले बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, मेडिकल लेवल पर भी मिल सकते हैं और एग्जाम में एमसीक्यूज में क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, तो इनको आपको सबको याद करना चाहिए। तो जो फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला मतलब फर्स्ट टाइम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया बेटा, किसने दिया, तो वो दिया था एरिस्टोटल ने।
एरिस्टोटल, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है सेकंड क्लासिफिकेशन, सॉरी बीच बीच में बेटा है मार्कर्स का यूज करना पड़ता है अलग अलग। ठीक है, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया बेटा? किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। अभी आपने पढ़ा था ना टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वो कैरोलस लीनियस ने दिया था जी। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ना ये, इसको आप टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा। ठीक है, और ये क्या थे? कैरोलस लीनियस हमारे फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी हैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? किसने दिया था? अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है बेटा, किसने दिया था? अर्न्स्ट हैकेल। ठीक है, अर्न्स्ट हैकेल। ठीक है बच्चे, अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था। उसके बाद आता है आपका फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोल दो या किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बोल दो, तो फोर दिया था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। ठीक है, हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने दिया था। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो आर एच विटेकर ने दिए थे। आर एच विटेकर। ठीक है बेटा, आर एच विटेकर ने दिया था ये। और इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको आप लिख लेना बेटा अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बहुत। और बेटा इन्होंने जो दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, ठीक है ना, कैरोलस लीनियस ने, कुछ अलग से लिख देती हूँ ताकि आप इसको देख सकें। तो इन्होंने दिया था जी प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी एनिमिलिया, यही तो दो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिए थे कैरोलस लीनियस ने, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है बेटा। थ्री किंगडम में इन्होंने, पहला था प्रोटिस्टा। ठीक है, थ्री किंगडम में यहां पर आ जाएगा प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका मोनेरा ऐड हो गया था बेटा। यहां पर आपका मोनेरा ऐड हो चुका था। हर्बर्ट जी ने मोनेरा दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा, इन्होंने प्लांटी एनिमिलिया। बाकी एजिटेड रहेगा प्लांटी एनिमिलिया, ठीक है, प्रोटिस्टा, ये वाला। ठीक है बेटा, फोर में ये आ जाएंगे आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एनिमिलिया। और आर एच विटेकर ने दिया था मोनेरा, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, और एक और आपका इंपॉर्टेंट है बीच में,
फंजाई, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये हो गया आपका। ठीक है, इस फंजाई को आप यहाँ लिख सकते हैं, फंजाई। दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, बीच बीच में चेक भी करना पड़ता है कि आपको दिख भी रहा है या नहीं। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैं बोल भी रही हूँ, आप लिख भी लेना। तो कैरलस लिनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे बेटा, प्लांटी एंड एनिमिलिया, राइट। थर्ड में आपका अर्नेस्ट हेगल ने प्रोटिस्टा ऐड किया था, बाकी प्लांटी एनिमिलिया में वहीं से मिल चुका था। फोर्थ हर्बर्ट कॉपलैंड ने मोनेरा दिया, उसके बाद प्रोटिस्टा, प्लांटी एनिमिलिया आ जाएगा। और लास्ट में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई ऐड की, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एनिमिलिया एंड देन फंजाई। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास निकल कर आ गया। ठीक है, अब इनकी ना कुछ बेटा, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये तो आपने लिख ही लिए हैं। ठीक है बेटा जी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इनको। उसके बाद हम अब इन पांचों के ना कुछ डिफरेंसेस देख लेंगे, उसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। टेबल एज इट इज है आपकी, एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हैं बेटा, ये टेबल मैं यहाँ पे भी आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम, ठीक है ना बेटा, 5 किंगडम। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स ले रही हूँ। और 5 किंगडम में मैं यहाँ टेबल बना देती हूँ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट में आ जाएगा आपका एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर हम पढ़ते हैं सेल टाइप। सेल टाइप इन पांचों में कैसा होगा बेटा, ये कैरेक्टर आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में डिफरेंसेस बताइए, तो आप इन कैरेक्टर्स को लिख कर आ जाइएगा, आपका डिफरेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ अलग से आपको एड ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप यही कैरेक्टर्स डिफरेंसेस में लिख कर आ जाएंगे। और जब भी आपको अलग से पूछा जाए बेटा कि मोनेरा को आप डिस्क्राइब कीजिए, तो आप ये कैरेक्टर्स लिख दें। ठीक है, जो मैं अभी यहाँ पर लिखवा रही हूँ। और जब हम इनको ब्रीफली में, मतलब ब्रीफली पढ़ेंगे इनको आगे, तो तब बेटा आप और पॉइंट्स इनको अलग से बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर लिखिए। चलिए बेटा, तो सेल टाइप कैसा है, मोनेरा का सेल टाइप होगा प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसमें सारे, प्रोकैरियोटिक का मतलब जहां आ जाए वहां बैक्टीरिया ही मिलेंगे आपको, तो मोनेरा में सारे बैक्टीरिया ही पड़ेंगे आप। ठीक है, प्रोटिस्टा भी सिंगल ही होता है बेटा, लेकिन ये यूकैरियोटिक में आएगा, इसमें कुछ सिंगल होते हैं और कुछ सबसे ज्यादा आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, तो यूकैरियोटिक में आएगा ये। फंजाई भी आपका यूकैरियोटिक में आएगा, यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, लिख लोगे, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिख लो मेरे साथ। ठीक है बेटा, कैरियोन मतलब बता दूं तुम्हें, कैरियोन, तो कैरियोन मतलब बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की बात हो रही है यहाँ पर, इन सब में न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी, इसमें अपना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सेकंड आता है आपका, सेकंड कैरेक्टर आता है आपका सेल वॉल, सेकंड कैरेक्टर आता है आपका सेल वॉल। तो सेल वॉल मोनेरा की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, तो नॉन सेलुलर होती है। ठीक है, कोई सेल ही नहीं होती, नॉन सेलुलर होती है इसकी। किससे मिलकर बनी होगी, पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है बेटा जी, इसमें कोई सेल ही नहीं है, नॉन सेलुलर है ये, कोई सेल वॉल नहीं है। इनकी जो सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की मिलकर बनी हुई है। दूसरा,
प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में, प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल मिलती है। फंजाई की बनी होती है काइटिन से, ठीक है, काइटिन की सेल वॉल होती है, काइटिन की होती है, इसमें कोई सेलुलोज नहीं होता, ठीक है। और प्लांट ही तो आप पता ही है आपको, प्लांट ही तो जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की मिलकर बनी है, और इसमें अब्सेंट होती है सेल वॉल। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तीसरा पॉइंट आएगा आपका न्यूक्लियर, मैं यहाँ मेम्ब्रेन शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ऐसे बेटा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी कैसी होगी बेटा, इसमें इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए जब मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता नहीं है, तो जब अच्छी तरीके से उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो बाहर की तो लेयर न्यूक्लियस की होगी ही नहीं, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसके अंदर अब्सेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होगी, इसके अंदर भी प्रेजेंट होगी बेटा, इसके अंदर भी प्रेजेंट होगी, और इसके अंदर भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि इन सब में न्यूक्लियस मिलता है, इन सब के सभी ऑर्गेनिज्म में। यहाँ मैं बता रही थी ना, ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। उसके बाद आता है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेटा, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सेलुलर है। बॉडी इनकी किससे मिलकर बनी है, तो बेटा मोनेरा भी है, तो इनकी बॉडी जो है वो सेलुलर है, ठीक है बेटा जी, सेल से ही होती है, लेकिन ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसकी कैसी है, इसकी भी सेलुलर है, सेल से ही मिलकर बनता है, आपको पता ही है कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है, ठीक है। इसकी होती है मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर में आएंगे, बहुत सारी सेल्स होती हैं, एंड लूज टिश्यूज, कुछ टिश्यूज भी होते हैं इसमें, ये भी मल्टी में आएंगे बेटा, ये भी मल्टी में आएंगे, मल्टी सेलुलर होते हैं ये भी, प्लांटी भी मल्टी सेलुलर, सॉरी प्लांटी भी मल्टी सेलुलर होते हैं, बट इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो टिश्यू पे होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ अलग से, टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू ऑर्गन होंगे इसमें, और ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा, लेकिन ये इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू होगा इसमें, ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होंगे, ठीक है, ऑर्गन होगा, और ऑर्गन सिस्टम भी आते हैं इनके अंदर, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ये लिख लेना, ये भी एनिमिलिया भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं ये, लेकिन इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो बॉडी है आपके पास वेल डेवलप्ड, इसमें टिश्यू ऑर्गन होते हैं, और इसमें भी वेल डेवलप्ड आपके टिश्यू होगा, और ऑर्गन होगा, और ऑर्गन सिस्टम भी होगा। हमारे होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं बेटा, ऑर्गन्स कहलाते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज है, ये आप लिख लो। और एक लास्ट में आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका कैसा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रही हूँ बेटा, लिख लो आप भी मेरे साथ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। लास्ट में आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पांचवा पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक होगा इसका, ठीक है, ऑटोट्रोफिक होगा, और कुछ इसमें आ जाएगा आपका कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोफिक। कीमो सिंथेटिक, ठीक है, और है आपका फोटोसिंथेटिक, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कुछ केमिकल जैसे भी होते हैं, ठीक है, केमिकल पर डिपेंड होते हैं, सिंथेटिक, और कुछ दूसरों पर होते हैं हेट्रो सिंथेटिक,
दूसरों की बॉडी में जाके। हेट्रोसिंथेटिक मतलब दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है। तो ऑटोट्रोफिक, वैसे इनका ऑटोट्रोफिक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अपने आप से ही खाना बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन कुछ केमिकल्स को लेते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाते हैं, और कुछ हेट्रोसिंथेटिक होते हैं जो दूसरों से खाना लेते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा? ऑटोट्रोफिक होगा, ठीक है। इसका भी ऑटोट्रोफिक है, लेकिन इसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में बात आ जाती है तो फोटोसिंथेटिक आ जाएगा, और हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक जो दूसरों से खाना लेते हैं बेटा। उसके बाद हेट्रोट्रोफिक आएगा, फंजाई हेट्रोट्रोफिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक दूसरों पे डिपेंड होते हैं, गली सड़ी चीजों से खाना लेते हैं, गली सड़ी चीजों पर ही अपना सेप्रोट्रोफिक, ठीक है। सेप्रोफिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं इनको हम, गली सड़ी चीजों पर ही उगते हैं, ये उसी जगह पर उगते हैं, वहीं से खाना खाते हैं। और प्लांट तो है ही आपके ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जहां पर भी आ जाएगा बेटा, डेट मीन्स कि वो फोटोसिंथेटिक होगा, और ये तो हेट्रोट्रोफिक है बेटा, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक का मतलब है जो दूसरों से खाना लेते हैं, अपने आप से कुछ नहीं करते वो। इसमें कुछ होलोजोइक भी होते हैं और कुछ आपके सेप्रोफिटिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक, ठीक है बच्चे। ये टेबल देख लेना, ये टेबल आपको एनसीईआरटी में मिलेगी बेटा, एनसीईआरटी की बुक में है, वही मैंने टेबल के सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको कवर कराए हैं, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स मेकिंग की हैबिट भी डाल लें। और जो भी चीज मैं यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ बेटा, तो वो आप अपनी एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे, आप अपनी कॉपी में बार बार उसको लिखोगे तो आपको वो याद रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको लिखने ही हैं बेटा। डिफरेंसेस आता है एग्जाम में तो आप इसको इजिली बता सकते हैं। तो बेटा आज आज के लिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है, डिफरेंसेस बता दिया है इन पांचों के बीच में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको मेरी क्लास कैसी लगी बेटा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, और मेरी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों।